हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर। अभी अब रात के 12:05 हो रहे हैं। ठीक है। दिस इज द अमरेश J12, लेकिन तुम लोग देखोगे ये इवनिंग में। लेकिन अभी मेरे लिए गुड मॉर्निंग है, इसलिए मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। दिस इज द अमरेश J12 ऑफ अमरेश हर्ष एकेडमी। बैच इज द प्रज्ञान। यूनिट इज 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1। मैंने बताया अभी तक कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 चैप्टर्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट वाले को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, पोटेंशियल फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, एंड फोर्थ वन इज द कैपेसिटेंस। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस चैप्टर फिनिश कर चुका है ऑलरेडी। उसमें 5 लेक्चर्स टोटल हैं, ये तो आप लोगों को पता है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा। My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss unit is 1 electrostatics chapter number 2 and lecture number 1. Topic and subtopics are इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर वीट का खेत है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वीट फील्ड। गेहूं का खेत अगर है तो वीट फील्ड बोलते हैं। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड माना इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहा जाता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज आपके पास क्यू है तो इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे काम करेगा, वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, जब बहुत सारे चार्ज है उसकी वजह से, कंपोजिट चार्जेस की वजह से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर प्लस क्यू चार्ज आप रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, ये सारी बातें करेंगे हम लोग। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी समझा देता हूं, आगे चलो उसमें बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है तो उसको डायपोल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका लॉजिक पढ़ेंगे हम लोग। डायपोल मोमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ये क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, एट एनी पॉइंट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पानी उन्नी लेके कॉपी पेन निकाल के शुरू हो जाइए। अब चलो स्टार्ट करें। लिखिए टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो बेटा यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। यस और नो, ऑल अराउंड में जाएगी वो। तो इस पूरे स्पेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर मान लो माइनस क्यू चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आएगी। यस और नो, तो इस स्पेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड द चार्ज in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced। उतना याद नहीं रखना है, सिंपल सा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, फुल स्टॉप। अगर यहां पे तुमने प्लस चार्ज रखा है देखो, और यहां पे आपने टेस्ट चार्ज प्लस रख दिया है तो इसकी और इसकी वजह से रिपल्सन होगा, ये इधर की ओर जाएगा। तो इस चार्ज को क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अप्लाई किया उस प्लस क्यू नॉट चार्ज पे। तुमको सर वो भी तो अप्लाई कर सकता है, हाँ कर सकता है। जब जिसकी बातें कर रहे होते हैं वो सोर्स होता है, जिस पर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। So what is the source charge? The charge Q which is producing the electric field is called a source charge. Suppose करो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर 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 लग रही है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहां पर क्यू नॉट चार्ज है, मुझे पता करना है कि इस चार्ज पर इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो इस चार्ज को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इस चार्ज को क्या कहते हैं बेटा, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है
टेस्ट चार्ज जो उस प्रोड्यूस में से कितना इफेक्ट करता है, वो कितना टेस्ट करता है। द चार्ज क्यू नॉट विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। लिखे टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हमने यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है, और इस क्यू नॉट चार्ज पर मुझे पता करना है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इस प्लस क्यू की वजह से, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। यस और नो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज बहुत ज्यादा दूर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा दूर में चार्ज है तो फोर्स कम लगेगा। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वेक्टर ई इज द फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ एफ इज द फंक्शन ऑफ आर और अपॉन में क्यू नॉट। मैं आगे बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ऐसे लिखा जाता है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। तुम कहोगे सर ये क्यों? क्योंकि देखिए टेस्ट, अगर मुझे एग्जैक्ट पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो टेस्ट चार्ज 0 के जितने क्लोज होगा उतना हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। कहने का मतलब है इस क्यू नॉट का इंपैक्ट जितना कम होगा उतना ही इस क्यू का इंपैक्ट पड़ेगा, और वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैग्नीट्यूडली, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या क्यू भी अभी क्यू नॉट लिखेंगे टेस्ट चार्ज। तो एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? क्यू नॉट इंटू ई। तुम कहोगे सर बहुत सारा बुक में मैं ये देखता हूँ फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। तो ये क्यू ई जो है ना, ये सोर्स चार्ज नहीं है बेटा, टेस्ट चार्ज है, दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई लिखो, चाहे क्यू नॉट ई लिखो, चाहे ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट लिखो, यहाँ पे क्यू या क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है इस फॉर्मूले में। इस वाले में देखिए क्यू नॉट को मैंने टेस्ट लिया है और क्यू को सोर्स चार्ज लिया है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो क्या हो गया इसका? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो फोर्स होता है ना एक तरह का, तो फोर्स वेक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड एज वेक्टर ऑफ E। व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला? तो बताया एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन पर स्टेट कूलम। ठीक है, ये गांव वाली डाइन नहीं है, डाइन है ये, डाइन पर स्टेट कूलम। What is the dimension of E? तो देखो डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ Q नॉट। F मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, m इनटू l टू द पावर -2। Q नॉट का क्या होता है? एम्पियर इनटू टाइम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? m इंटू l t टू द पावर -3 इंटू a टू द पावर -1। देख लीजिए, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। What is the electric field intensity due to a point charge? सपोज कीजिए ये पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज आपके पास Q दिया हुआ है, मुझे इस पॉइंट पर Q नॉट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जबकि डिस्टेंस यहां से यहां कितना है? R है। तो देखो इस कैपिटल Q की वजह से इस Q नॉट पर क्या करेगा? फोर्स कम करेगा, प्लस प्लस रिपल्सन इधर की तरफ क्या करेगा? फोर्स कम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। फोर्स का ये ना फॉर्मूला होता है बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? सोर्स चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। आपको मालूम है कि आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ऑफ आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो आर के जगह वेक्टर ऑफ आर पुट कर दीजिए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर बिकम आर क्यूब। तो यू कैन से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब वेक्टर ऑफ आर। आंसर। अब
क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए 0,1,2 मीटर ड्यू टू द पॉइंट चार्ज -20 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एट द पॉइंट बी √2 मीटर, 0 मीटर, 1 मीटर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको के कह सकते हैं, Q/r² इंटू आर कैप। यस और नो? अब हमें आर कैप निकालना है तो इसके लिए पहले वेक्टर निकालना होगा, वेक्टर ऑफ आर निकालना होगा। वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 0i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है बेटा, यहां से बताइए, √2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1k कैप। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू नो, -√2i कैप प्लस 1 माइनस 0 बिकम 1j कैप प्लस 2 माइनस 1 बिकम प्लस 1k कैप। यस और नो? अब वेक्टर ऑफ आर हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में ही निकालना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, या मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे निकाल सकते हैं? चलो मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल लीजिए। तो अंडर रूट -√2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, -√2 स्क्वायर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 का रूट अंडर कितना हो गया 2। तो यू कैन से आर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू 2 मीटर। नाउ E is equal to, you can say that K मानो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -20 माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर ऑफ आर माना आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ऑफ आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन 2, तो यहां लिख दीजिए -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन 2। सो 9, इसको ऐसे लिखते हैं, 9 इंटू -20 कितना हो गया, -80, 180, ठीक है, अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 बिकम 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 10 to the power 9 minus 6 become 3, yes or no, into -√2i cap plus j cap plus k cap। तो 8 से इसको कट कीजिए, तो देखो पहले हमने ऐसा किया, इसको 4 से कट कर देते हैं या 2 से कर देते हैं, 4 90 2 45, 45 अपॉन 2 क्या होता है 22.5 into 10 to the power 3, ठीक है, -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? वंस मोर फिर से डिस्कस करते हैं बेटा। E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप को क्या लिखते हैं, वेक्टर ऑफ आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये ना होता है। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मैं इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं बेटा, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। -22.5 इंटू 10 to the power 3 इंटू -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेज, ठीक है। अगर मान लो यहां पे एक टेस्ट चार्ज है बेटा Q0, ठीक है। यहां पर एक चार्ज है, इसका नाम है Q1, यहां चार्ज है Q2, यहां पे चार्ज है Q3 डॉट डॉट डॉट, यहां पे चार्ज है Qn। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, इसका पोजीशन वेक्टर है R3 और डॉट 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 इसका है Rn, ठीक है। अब इस सब चार्ज की वजह से यहां पर इस टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। देखो ये टेस्ट चार्ज है और ये सारे सोर्स चार्ज हैं, तो दिमाग में बिठा के रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर आर कैप।
ठीक है, यही बात बच्चों को समझ नहीं आती। वो टेस्ट कभी ले लेते हैं, कभी सोर्स ले लेते हैं। नहीं बेटा, टेस्ट चार्ज से इसमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि टेस्ट चार्ज खत्म हो जाता है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं वंस मोर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। देखो क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टेस्ट चार्ज खत्म हो गया ना, बचा क्या, सोर्स चार्ज ना। तो सोर्स चार्ज फॉर्मूला में लोगे, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं निकालूं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, तो क्या होगा, इसकी वजह से पहले निकाल लीजिए, इसका नाम रख दिया E1, फिर इस Q2 की वजह से निकाल लीजिए, तो वेक्टर ऑफ E2 प्लस वेक्टर ऑफ E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर ऑफ En। आपको पता है इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एट एनी पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर सम ऑफ, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ QI, ठीक है। I की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर N तक। इसी तरह से RI स्क्वायर, ठीक है, R1 R2 R3 इस तरह होगा ना, ठीक है। तो R1 स्क्वायर RI कैप। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। जब बहुत सारा चार्ज होता है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होती है। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो यहां पर O एक पॉइंट है, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। मुझे अगर ये पता करना है कि ये डिस्टेंस R दोनों इक्वल है, लेकिन इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। देखो ये सोर्स चार्ज है बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर काम करेगा, इसकी वजह से इधर काम करेगा, दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं इसको E1 रख दूं तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो गया, इसको E2 रख दिया तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो गया। तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए सेंटर यहाँ पे O पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O इज इक्वल टू 0। यस और नो। इसी तरह से देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है बेटा, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। मुझे अगर O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और ये तीनों इक्विलेटर, मतलब ये तीनों चार्ज जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हैं। तुमको बहुत जल्दी बोल दिया आपने, फिर से ध्यान दीजिए। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है। देखो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ देखिए डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है। अब मुझे सेंटर पर निकालना है, तो ये इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, प्रूव करके भी देखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी सेंटर पर, ओ पर कितनी होगी, आंसर इज 0। अब तुमको सर इस O पर क्या होगा, देखो इस प्लस क्यू की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, इसकी वजह से इधर चली जाएगी, इसकी वजह से इधर आ जाएगी, ठीक है, इधर। तो ये सब एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O क्या हो गई, 0। अब इसी तरह से यहां पर से इस पर अगर है टोटल 5 चार्जेस हैं, ठीक है, तब सेंटर पर कितना होगा, ऑब्वियसली 0। कहने का मतलब क्या है, ट्राइंगल पे है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर चार्ज अगर प्लस प्लस सारा प्लस क्यू है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अगर आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, तो फिर उसका कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी एक्चुअल में 0 ही होगा, बैलेंस करके देखेंगे। यहां पे स्क्वायर है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, पेंटागन है वहां भी 0 है, हेक्सागन है वो भी 0। कहने का मतलब क्या है, कोई रेगुलर शेप अगर रहे, ठीक है, सब डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है और वहां पे सेम चार्ज सब जगह पे प्लेस किए हो, तो सेंटर पे, उसका सेंटर जो होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। 0 बड़ी काम की है भाई। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तुम पूछो मेरे से कि सर फर्स्ट क्लास में तो मैं आपसे पूछ नहीं पाया कि प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो यहाँ पे फोर्स, माना यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर में निकलती है, तो पूछो कि सर आपने देखा है क्या, तो मेरा आंसर है नो, मैंने देखा नहीं है। अरे आपने देखा नहीं फिर भी आपने बता दिया, ऐसा कैसे। देखो बेटा ये जो लाइन होती है ना, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। ये लाइंस कैसे होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। मैंने
बहुत बार अपने टीचर को पूछा था, अब मैंने तो घेर लिया था उनको, आप लोग भी कोशिश कीजिए मुझे घेरने की, ठीक है, लेकिन मैं खुद से क्वेश्चन करके खुद से आंसर देने की कोशिश करता हूं, जिससे कि तुम्हारे कम से कम डाउट हो, कम से कम मुझे घेर पाओ, ठीक है। तो देखो ये लाइन इमेजिनरी लाइन होता है, तो तुमको अगर सर इमेजिनरी लाइन से इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन से ये इमेजिन सिर्फ करने में आता है, ऐसी बात नहीं है। ये लाइंस इमेजिनरी है, लाइंस हमें दिखती नहीं है, लेकिन जो इसका इंपैक्ट है ना, ये जो फोर्स लगाती जो है वो फील होता है, ठीक है। अब भाई मुझे खुले आंखों से अगर एयर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं थोड़ी बोल दूंगा कि एयर है ही नहीं, बोलूंगा एयर हमें दिख तो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन एयर का जो मन क्या कहते हैं एप्लीकेशन है, एयर का जो इंपैक्ट है वो हमें फील हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइंस होती है, पहली बात ये दिमाग में बता दीजिएगा। तुमको अगर सर ये किसने बताया था, सबसे पहले मुझे उनका नाम बताइए। माइकल फैराडे, मैंने लिखा है, माइकल फैराडे ने सबसे कहा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस है, क्लियर है। इसके बाद ये लाइन एक पाथ होती है, चाहे वो स्ट्रेट भी हो सकती है, चाहे वो कर्व भी हो सकती है। तुम कहोगे अच्छा, अभी तो अब तक तो आप यही बताते आ रहे थे कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी सीधी जाती है, यही आप बता रहे थे, फिर ये कर्व्ड कैसे बता रहे हैं? आगे कंडीशन बताऊंगा कि कब वो कर्व्ड होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो क्या करेंगे पता है, किसी भी पॉइंट पर उसका टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहां देखो, यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाती हुई नजर आएगी। अगर इस पॉइंट पर देखोगे तो इधर जाती हुई नजर आएगी, इस पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नजर आएगी, इधर देखोगे तो इधर आएगी, नजर आएगी मतलब फील आएगी, ये कहने का मतलब है। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पाथ है, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, और उसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो डायरेक्शन देता है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। तुमको अगर सर यहां मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये देखो, ये यही टेंजेंट होगा ना यहाँ पे, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। कंक्लूड कर रहा हूं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, tangent at any point gives the direction of electric field intensity. Finish. अब तुमको अगर सर प्लस क्यू चार्ज आपने रखा है, वो सिंगल है, सिंगल प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसी को सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा बेटा? आउटवर्ड, और आउटवर्ड ही सिर्फ नहीं, रेडियली आउटवर्ड। तुमको अगर सर ये क्या लिख दिया आपने, रेडियली क्या है, ठीक है। मैं एक एक चीज बातें डिस्कस करूंगा बेटा, एकदम छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा। रेडियली आउटवर्ड, इसका मतलब है कि अगर चार्ज इस तरह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 नहीं जा सकती, ठीक है। तुमको वैसे जा तो रही स्ट्रेट, तो यहां से यहां मिला देंगे नहीं, इसका जो पाथ है इसे टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं होगा अगर सिंगल चार्ज है तो। दूसरी बात है ये रेडियली होगी, मतलब रेडियस वाइज होगी, मतलब कहने का मतलब यहां से निकलेगी सीधी सीधी जाएगी, ठीक है। अगर तुम कहोगे कि सर ऐसे ऐसे करके निकलते हुए जा रही है, सीधी जा रही है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आंसर इज सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो देखो स्ट्रेट लाइन एकदम आ रही है और आके अंदर एंटर कर जाएगी, मींस ऐसे समझेंगे कि रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता है तो रेडियली इनवर्ड होते हैं। तुम कहोगे सर अगर प्लस चार्ज है यहाँ पे और यहाँ माइनस चार्ज है तब, तो देखो प्लस से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और माइनस में जाके एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब यहां से तो ठीक है, लेकिन यहां से देखो, यहां से ऐसे निकलेगा, इधर से एंटर करेगा, मतलब यहां देख रहे हो पाथ कर्व्ड हो रहा है, इसलिए डेफिनेशन में मैंने कर्व्ड लिखा था। यहां क्या देख रहे हो आप, यहां पे रेडियली आउटवर्ड है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं बेटा, कर्व्ड है। यहां देख रहे टेढ़ी टेढ़ी लाइन जा रही है, इधर टेढ़ी टेढ़ी लाइन जा रही है, यस और नो, और ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब यहां से बाहर की तरफ ऐसे निकलेगी, दूर से जाएगी, यहाँ पे यही कहने का मतलब है।
लेकिन जाएगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही, यही कहने का मतलब है। और यहाँ क्या होगा, दूर से इस तरह से आती जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q and माइनस Q फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस वाले को क्या कहते हैं पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ माइनस Q चार्ज है, दोनों के बीच एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो ये डाइपोलिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है। नाउ अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ठीक है, प्लस Q1 और प्लस Q2, देखो ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है दोनों सेम है, मतलब प्लस Q1 प्लस Q2 इक्वल है दोनों आपस में। तो देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, जब इधर जाना चाहेगा तो ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ये ऐसे टर्न हो जाएगा, रिपल्सन होने लगेगी, रिपल्सन होने लगेगी। देखो इधर रिपल्सन होता जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, एक दूसरे से रिपेल करने लगेगा, और बीच में एक ऐसा स्पेस आएगा जहां पे इन दोनों का इंपैक्ट जीरो होगा रिपल्सन की वजह से। तो उसको क्या कहते हैं पता है, इस एक्सिस को कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस, जहां पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होती है, उसका इंपैक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है वहां पे। और इस P पॉइंट को ही क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। तुम कहोगे सर ये भी तो न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हैं, ये भी तो, हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, इस एक्सिस पे सारे पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट कहलाएंगे, लेकिन P को मिडल न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो अभी क्या देखा आपने कि दो पॉजिटिव चार्ज रहने से एक दूसरे में रिपल्सन प्रोड्यूस करती है, एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई करता है, इसको कहते हैं एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, मैंने लिखा भी है आगे कहीं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, यस। तो द फील्ड लाइंस ड्यू टू द टू चार्जेस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिपल्सन बिटवीन द लाइन चार्ज, इसीलिए दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैंने प्रूव कर दिया वंस अगेन। अगर दोनों चार्ज है प्लस Q1 प्लस Q2, और लेकिन यहाँ पे Q1 की वैल्यू ग्रेटर है Q2 से, तब क्या होगा, तो प्लस Q1 जब बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो ज्यादा तेजी से जाएगा, और मतलब तेजी से बोलना ठीक नहीं है, ज्यादा डेंज होके जाएगा, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, Q2 को दबा देगा, मतलब Q2 वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दबा देगा। इसका मतलब क्या है, ये प्लस Q1 का इंपैक्ट दूसरे तक होता चला जाएगा, मतलब Q2 के क्लोज तक चला जाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस इज क्लोजर टू द Q2, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है व्हेन द चार्जेस आर अनइक्वल द न्यूट्रल पॉइंट P इज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। देखो Q1 बड़ा था तो ये न्यूट्रल पॉइंट जो है Q2 की तरफ चला गया, न्यूट्रल एक्सिस जो है वो Q2 की तरफ चला गया। होता भी है ये, डेली लाइफ में भी आप लोग देखते होंगे। सपोज कीजिए आपके कोई किसी पड़ोस में कोई मजबूत आदमी स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने पड़ोसी को जो कि मजबूत कम है, उसके घर के तरफ में अपना कार घुसा के रखता है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसीलिए होना गलत है लेकिन करते तो है ना। तो इसी तरह से जिसकी चार्ज ज्यादा होगी, ठीक है, वो दूसरे वाले चार्ज को क्या करेगा, पुश करके रखेगा। इसका मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस उसके क्लोजर होता चला जाएगा। नाउ अगर एक इनफाइनाइट लार्ज शीट है, देखो ये एक इनफाइनाइट लार्ज शीट है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे चार्ज ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, इसलिए मैं डॉट 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 ऐसे बना देता हूँ, इसका मतलब समझ जाओ कि इनफाइनाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ प्लस चार्ज रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, देखिए दोनों साइड जाएगा। तुमको सर इधर भी तो जाना चाहिए, अरे इधर तो न्यूट्रल एक्सिस, ये इनफाइनाइट एक्सिस है ना, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इस दोनों तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब है फील्ड लाइंस फॉर अ सेक्शन ऑफ इनफिनिटली लार्ज शीट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर वन साइड एंड अदर साइड इज आल्सो पैरेलल, बोथ आर एंटी पैरेलल, ऐसा कहने का मतलब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, अगर शीट पर आपने रखा है और वो इनफाइनाइटली शीट है, तो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इधर भी क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों शीट मतलब शीट के दोनों साइड में ये दोनों एंटी 180 डिग्री होते हैं,
एंटी पॉजिटिव, एंटी परपेंडिकुलर ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पे 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को माइकल फैराडे ने डिटेल में बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटीन्यूअस कर्व। इसका मतलब क्या हुआ जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो लूप नहीं बनाएगा, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा नहीं बनाएगा। प्लस से स्टार्ट हुआ माइनस पे खत्म, प्लस से स्टार्ट हुआ माइनस पे खत्म, ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? डिसकंटीन्यूअस कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिसकंटीन्यूअस कर्व। कहने का मतलब क्या है, समझाना किसी को। अगर कोई पूछे कि डिसकंटीन्यूअस कर्व का यहाँ क्या मतलब है, तुम बोलोगे कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव पे जाके फिनिश हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूजुअली अप्लाई अ फोर्स डाइवर्ज आउट। हाँ भाई, ये प्लस है, रेडियल फोर्स क्या करेगा? बाहर की तरफ लगाएगा। माइनस चार्ज है तो क्या होगा? फील करेगा वो। ठीक है, और अगर तुमको कहे सर बाहर है तो ये कहां तक बाहर है, कितना दूर तक लगाता है? ये इन्फिनिटी तक लगाता है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूजुअली स्टार्ट, डाइवर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड मतलब कन्वर्ज ऑन द नेगेटिव चार्ज और एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये कहां तक एक्सटेंड करती है? इन्फिनिटी तक करती है। नाउ द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, मतलब कहीं से जितना स्टार्ट हो रहा है या कहीं पे जितना खत्म हो रहा है, ठीक है, ये नंबर ऑफ लाइंस किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था लास्ट क्लास में कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, मैं आगे गॉस थ्योरम बताऊंगा, उसमें उन्होंने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का एक फॉर्मूला ही उन्होंने बता दिया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आपको निकालना है, ठीक है, जिसको कि फ्लक्स कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं मैं, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अगर यहां प्लस क्यू चार्ज तुम रख दोगे तो ये जो फोर्स अप्लाई करेगा चारों साइड में, ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, उसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होगा, टोटल लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तुम कहोगे सर अगर मुझे सिर्फ एक फेस पे निकालना है, अगर मुझे ये क्यूब का एक फेस पे निकालना है, यहां से कितना पास कर रहा है, तो टोटल 6 फेस है, एक फेस पे निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ईच फेस से कितना हो गया? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना इंटरेस्टिंग है, यस और नो? नाउ ये प्लस ए पर सपोज करो एक चार्ज है और प्लस बी पर कोई दूसरा चार्ज है। आपको सिर्फ इस फिगर को देखकर बताना है कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज है, कहां पर नेगेटिव चार्ज है और किस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। देखो, तुम कहोगे सर ए पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए से बाहर की तरफ निकल रही है, तो लिखा मैंने चार्ज इज पॉजिटिव। बी पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारे आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो बी इज नेगेटिव। अब ए की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ए की डेंसिटी ज्यादा है, ए की जगह में देखना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ज्यादा डेंस है, ज्यादा नहीं बोल सकते, ज्यादा डेंस है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? क्यू ए मतलब चार्ज ऑन ए इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन पी। यस और नो? अब कभी भी ऐसे, अब ऐसा समझो कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं कर सकते। तुम जहां भी फिगर में देख रहा होगा, मैंने कहीं भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे को कट नहीं किया है। क्यों? अगर तुमने कहा कि सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एक पॉइंट पर दो टेंजेंट बता रहा है, दो डायरेक्शन बता रहा है। मैं अगर इस पॉइंट पे बोल रहा हूं मैं इधर भी हूं और मैं इधर भी जा रहा हूं, दोनों एक साथ, तुम कहोगे सर गलत बोल रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे पे कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दो डायरेक्शन वहां पे शो करेगा और दो डायरेक्शन एक साथ नहीं हो सकता, मैंने लिखा है। ठीक है, एट दैट पॉइंट विल हैव टू डायरेक्शन व्हिच इज एब्सर्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज लूप। ठीक है, बताया भी था मैंने
कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव। लेकिन हाँ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो लूप बनाता है। वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, साउथ पोल तक जाता है, ऊपर ऊपर मतलब बाहर बाहर, और मैग्नेट के अंदर अंदर जो है फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, ये मैग्नेट के अंदर होता है, मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाता, डिसकंटिन्यूअस कर्व होते हैं। मैं लिख देता हूं, ये कैसा कर्व होता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, ये कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाते हैं। क्यों जी, क्योंकि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कंप्लीटली जाते हैं। नाउ व्हाट इज द एज इफेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सपोज करो ये आपके पास एक मेटल प्लेट है और यहां पे भी दूसरा मेटल प्लेट है, ठीक है, कंडक्टर है, यहां पे आपने चार्ज कर दिया, ये प्लस 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 इस तरह से चार्ज कर दिया, और इसको आपने माइनस 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 चार्ज कर दिया। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा इधर चला जाएगा, इधर से निकलेगा इधर चला जाएगा, इधर से निकलेगा इधर चला जाएगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन आपको पता है यहां से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेटल प्लेट खत्म हो चुका है, तो यहाँ इधर से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा सकता है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं पता है, एज इफेक्ट। देखो मैंने लिखा है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। मतलब जहां पे कॉर्नर होता है, जहां पे कर्व होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेढ़ा हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। कर्विंग ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स नियर द एजेज ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज कॉल्ड एज इफेक्ट। बस ऐसे ही लर्न कर लेना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। क्या एज इफेक्ट क्या होगा, कर्विंग ऑफ फोर लाइंस ऑफ फोर्स नियर द एजेज ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज कॉल्ड एज इफेक्ट। नाउ number of lines of force per unit normal to the area at a point represents the magnitude of intensity। तुम कहोगे सर वो तो मैं पहले भी जान चुका हूं कि किसी भी एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। देखो सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या, तुम कहोगे सर दिख तो रहा है, 1 2 3 4 दिख तो रहा है। आंसर है नो। ठीक है, धमाल मूवी देखा था ना, उसमें क्या कहता है, स्टीयरिंग दिख रहा है, वो जब एरोप्लेन में उड़ रहा था तो वो बोलता है स्टीयरिंग दिख रहा है, बोलता है हाँ दिख रहा है। लाल बटन बोलता है दबा दिया मैंने, तो नहीं दबाना था। तो कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हें लगेगा ना वो उल्टा होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। यहां में क्या लग रहा है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, लेकिन मेरा आंसर क्या है, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। तुम कहोगे सर कैसे, सर सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इक्वल इक्वल लेंथ के हैं। इक्वल लेंथ एरो लगा हुआ है बेटा, तो इक्वल लेंथ का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है। हाँ देखो यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। तो अगर सभी मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर सेम सेम नहीं होता है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। तुमको सर यहाँ तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, देखो ये सारे इक्वल इक्वल है, हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा इस वाले फिगर में देखो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, आपस में इक्वल डिस्टेंस में भी नहीं है, और सबका डायरेक्शन भी एक तरफ नहीं शो कर रहा है, अलग अलग शो कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसका बहुत यूज होगा आगे, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पे डायरेक्शन भी देखो एक ही तरफ है, और सबके बीच का डिस्टेंस भी देखिए आपस में इक्वल है, माना मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, फर्स्ट वाले फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। इस ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, एक ही तरफ का है। सो नाउ यू नो द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, जिसको लाइन डेंसिटी कहते हैं, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जितना ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक मतलब उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही ज्यादा चार्ज वहां पे होगा। कहने का मतलब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि इफ लाइंस आर डेंस, लाइन क्या है, डेंस है, देख लो ए पॉइंट पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है, नंबर उतने ही है लेकिन यहाँ पे ज्यादा डेंस है, मतलब ज्यादा क्लोज क्लोज है, यहाँ देखो ज्यादा क्लोज नहीं है। तो इफ लाइंस आर डेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लाइंस जो है वो रेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें पूछा जाए कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर कहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम कहोगे ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है रिस्पेक्ट टू द बी, यही मैं कहना चाह रहा हूं। नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैंने पहले भी ये सब डिस्कस कर लिया है कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, चाहे वो स्टार्ट हो रहा हो चाहे टर्मिनेट हो रहा हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, उसके माइनस और प्लस से मतलब नहीं है, प्लस अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगा, माइनस है तो अंदर की तरफ आएगा, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड पे जरूर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये सॉलिड है, ये मेटालिक स्फीयर है मतलब बॉल है मेटल का, उसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। ठीक है, विच ऑफ द लाइन्स ए बी सी एंड डी शो द करेक्ट पाथ एंड वाई। कहता है इसमें कौन सा पाथ सही में है। ठीक है, बाकी सारा गलत है। देखो ए नंबर तो मुझे गलत लग रहा है जी, मैं लिख देता हूं ए नंबर इज रॉन्ग। पूछो क्यों। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से आ रहा है और यहां से जा रहा है, यहां पे 90 डिग्री तो बन ही नहीं रहा है। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है तो वो 90 डिग्री मतलब नॉर्मल बनाता है। ठीक है, फिर ये सेकंड बी नंबर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो इसके अंदर जाते हुए कह रहा है टेढ़ा होते हुए जा रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। सी नंबर भी नहीं होगा, क्यों कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से स्ट्रेट जा रही है। कभी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करता है, मतलब सी भी खत्म हो गया। अब डी को चेक करते हैं, यहां देखो 90 डिग्री है। ठीक है, यहां से एंटर किया लेकिन इसके अंदर नहीं पास किया, फिर यहां से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या कहोगे कि लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, यस और नो। लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मैं लिख देता हूं, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर, यस और नो। कंडक्टर के अंदर, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये हमेशा स्टार्ट होता है 90 डिग्री पर, एंड भी करता है 90 डिग्री पे। स्टार्ट्स एंड एंड्स नॉर्मली, मैं लिख देता हूं, स्टार्ट्स एंड एंड्स नॉर्मली, यस और नो। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको जेई ने भी पूछा, नीट में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को पार्ट वाइज, सीबीएसई में कभी कभी कोई कोई पार्ट इसमें पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो समझिए कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय 4.14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ए पर चार्ज है, दूसरा बी पर चार्ज है, और दोनों के बीच में, ठीक है, 4.14 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, पहला हमें ये पूछा जा रहा है। मैं तो एक एक का आंसर देता हूं। देखो ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और बी पर आके एंटर कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, लाइंस ऑफ फोर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड टर्मिनेटिंग ऑन बी, तो ए इज पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो देखो अब ए और बी पर जो चार्ज है उसका हमें रेशियो निकालना है। तभी मैंने क्या बताया था, याद है कि चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग ऑन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बी इज इक्वल टू, अब ए पर देखो कितने फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पी पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 2:1। तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बी। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इज द फील्ड यूनिफॉर्म। कहते हैं क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आंसर है नो। ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर देख रहे हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो मैं क्या बोलूंगा, द लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन, द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन भी एक नहीं है। यहां देख रहे हो अलग अलग फील्ड लाइंस का अलग अलग है, तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। देखो अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। देखो अगर ए चार्ज जा रहा है इन्फिनिटी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को छोड़ देगा, बी भी क्या होगा, सारा एंटर कर लेगा अपने अंदर। कहता है ए और बी के को मतलब ये इन्फिनिटी को छोड़कर ए और बी के कारण, ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ए पॉइंट आपके पास है, बी पॉइंट यहां पे है, ठीक है, क्यू ए क्या है, पॉजिटिव है, क्यू बी क्या है, नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल पॉइंट तो बीच में कहीं नहीं होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्लस से निकलेगा माइनस की तरफ जाएगा, तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट तो कहीं आने के का चांस ही नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, चार्ज क्यू इज पॉजिटिव व्हाइल क्यू इज नेगेटिव, न्यूट्रल पॉइंट कैनॉट बी बिटवीन देम। अगर तुम कहोगे कि इफ न्यूट्रल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बी ऑन द लाइन ऑफ ए बी, ठीक है, इनको छोड़कर कहीं एक्स डिस्टेंस पर मान लो है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, और यहां से सपोज करो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू ए अपॉन डी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस क्यू बी अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी एक पॉइंट पर मान लो यहां पे ले लेते हैं, तो यहां ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये डी है तो यहां से यहां टोटल डी प्लस एक्स हो गया, और ये वाला सिर्फ बी की वजह से एक्स हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी वहां पे। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्यू ए इज इक्वल टू क्या था, 2 क्यू बी, तो यू नो 2 क्यू बी अपॉन 4.14 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज मैं ले रहा हूं, ठीक है, क्यू बी अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू बी कट, यस और नो। अब 2 है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, रूट अंडर 2 अपॉन 4.14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर को कट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट 2x इज इक्वल टू 4.14 प्लस एक्स, यस और नो। अब x को इस साइड कर लेते हैं और x को कॉमन ले लेते हैं, तो x इज इक्वल x इंटू रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4.14, सो x इज इक्वल टू 4.14 अपॉन रूट 2 माइनस 1, रेशनलाइज कर दीजिए, तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, तो 4.14 इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। अब पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो बी से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आगे जाके होगा, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट इज, ठीक है, एट द सी such that the BC is equal to 10 सेंटीमीटर, मैं ऐसा बोल सकता हूं। नेक्स्ट, will a positive charge follow the line of force if free to move? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मैंने अपनी बुक में भी लिखा है। बहुत सारे मैंने ऑथर का जब पढ़ा था पहले अपनी पढ़ाई के टाइम में, तो उस टाइम मैंने देखा कि बहुत सारी बुक्स में ना बहुत सारी चीजें गलत लिखी हुई है। वो क्या लिखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है चार्ज भी उसी तरह से मूव करता है, ऐसी बात नहीं है। Will a positive charge follow the line of force if free to move? Answer is no. क्यों? Lines of force are curved. Direction of velocity and acceleration will be different. ठीक है, अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता तो मैं बोल सकता था कि अगर चार्ज को छोड़ देंगे तो वही लाइन में जाएगा, लेकिन अगर मान लो कर्व है, अगर मैंने चार्ज को छोड़ दिया तो अलग अलग जगह में वो अलग अलग वेलोसिटी शो करेगा, अलग अलग डायरेक्शन शो करेगा, अलग अलग एक्सीलरेशन शो करेगी, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द एक्स्ट्रा लाइन्स एंड? कहते हैं एक्स्ट्रा लाइन सारे खत्म कहां होंगे, इन्फिनिटी पे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सब जा रहे हैं वो कहां खत्म होंगे, जाके इन्फिनिटी पे फिनिश होंगे, तो आई कैन से एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय -3 माइक्रोकूलम charge placed at point P due to a system S of fixed point charge as shown in the figure is F equal to 21 I cap plus 9 J cap mu n. Find out the electric field intensity at point P due to S. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू दिस S, मतलब इसकी वजह से यहाँ P पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सो इजी बेटा, वेक्टर ऑफ F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू E, यस और नो। तो अब F का वैल्यू कितना दे रखा है, 21 I कैप,
प्लस 9 जे कैप माइक्रो न्यूटन। ठीक है, म्यू की वैल्यू सॉरी क्यू की वैल्यू क्या दे रखा है, -3 माइक्रो कूलम, -3 म्यू सी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सो इजी। तो वेक्टर ऑफ ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 21 आई कैप प्लस 9 जे कैप अपॉन -3। यस और नो, 21/3 कितना होता है 7, तो -7 आई कैप, 9/3 क्या हो गया 3, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए क्या लिखेंगे -3 जे कैप। ठीक है, तो -7 आई कैप -3 जे कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। आंसर सेकंड नंबर क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If now 2 microcoulomb charge is placed and -3 microcoulomb is removed, -3 microcoulomb को भगा दिया। ठीक है, अब सिर्फ क्या बचा है 2 microcoulomb। कहता है अब फोर्स बताओ कितना होगा। नाउ देखो, इसका मतलब जो सोर्स चार्ज था अब तो उड़ गया, ये -3 माइक्रोकूलम था वो तो खत्म हो गया, चला गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 2 माइक्रोकूलम बचा है। तो अब मुझे फोर्स निकालना है, तो वो सिर्फ 2 माइक्रोकूलम की वजह से फोर्स निकलेगा। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, +2 माइक्रोकूलम क्यू और इंटू ई। तो यू नो 2 माइक्रोकूलम इंटू -7 आई कैप -3 जे कैप। यस और नो, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो मैं आगे लिख दूंगा -14 -6। ठीक है, माइक्रो न्यूटन। आंसर आई कैप जे कैप माइक्रो न्यूटन। आंसर क्लियर है, पहले इसको रोक के सॉल्व कर लो फिर आगे बढ़ो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यू नो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which would be just sufficient to balance the weight of a particle of charge -10 microcoulomb and a mass 10 milligram। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो काम कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, आपने क्या किया है, यहाँ पे चार्ज क्यों रख दिया, तो रुको पहले तो मेरे से पूछो सर ऊपर से नीचे आपको पता कैसे चला, सपने आ रहे हैं क्या, मैं बताता हूं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -10 माइक्रोकूलम। देखो बेटा, मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है जो -10 माइक्रोकूलम है, तो ऑब्वियसली वेट इसका नीचे काम करेगा। ठीक है, मास इज द 10 मिलीग्राम। ठीक है, अब देखो वेट हमारा नीचे काम कर रहा है, अब इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। यहां तक समझा या नहीं समझा, पहले रुक जाओ, ठहरो पहले अच्छे से। ठीक है, आप लोगों ने सुना है ना अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं तो ठहर गया तुम कब ठहरोगे, इसलिए तुम लोगों को बोलता हूं बेटा मैं तो सक्सेस हो चुका हूं, मुझे मिल गई है सक्सेस। ठीक है, लेकिन हाँ और भी बहुत कुछ करना बाकी है, सक्सेस का डेफिनेशन तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना। तो लेकिन अभी जो आप लोगों का मेन सक्सेस है कि जेई निकालना है, नीट क्लियर करना है, 12 में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो मैं ये कहता हूं मैं तो ठहर गया तुम कब ठहरोगे। ठीक है, तो समझो पहले, नीचे वेट लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यस और नो, और ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तभी तो वो रेस्ट में रहेगा। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे चार्ज जो है वो -10 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो फोर्स तो ऊपर लगेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। यस और नो, लेकिन अगर देखो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें, देखो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। सिंस F is equal to QE and W is the weight which is equal to mg, so magnitudely I can say वर्क मतलब वेट नीचे जो लग रहा है वो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों को बैलेंस कर देगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं W इज इक्वल टू F, क्योंकि वर्क डन भी सॉरी बार बार वर्क डन बोल रहा हूं, वेट भी जो होता है एक तरह का फोर्स ही होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या लिखोगे बाबू यहाँ पे mg, मास इंटू ग्रेविटी, ये वाला mg नहीं है ये मिलीग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू QE, यस और नो। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट E, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg अपॉन Q। ठीक है, mg अपॉन Q, m कितना है, मास कितना दे रखा है इसका 10 मिलीग्राम। ठीक है, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, और q का वैल्यू क्या है 10 माइक्रोकूलम, तो मैं लिख रहा हूं 10 मिलीग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
अपॉन चार्ज इज इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 10 इंटू 10⁻⁻6 मिलीग्राम है, ठीक है। तो इसको केजी में चेंज कीजिए, तो 10⁻⁻6, ठीक है। तो 10 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इस कन्वर्जन को आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 10⁻⁻6 केजी, ठीक है। तो 10 मिलीग्राम क्या हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻6, जी की वैल्यू क्या होगी 10। अब यहाँ चार्ज की वैल्यू कितना देखा, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻�6 कूलम, ठीक है। अब सबको कट कर दीजिए इसमें, 10⁻⁻6 कट, 10 एंड 10 कट, आंसर इज 10 न्यूटन पर कूलम। अब तुमको सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड। सो योर फाइनल आंसर इज 10 न्यूटन पर कूलम डाउनवर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। जब मैं अपने कॉलेज में एंटर किया यहाँ पे दिल्ली में, तो यहाँ जानते हो क्या हो रहा था कि हम लोगों के ग्रुप्स बन चुके थे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ जो लड़के अच्छे पढ़ने वाले लड़कों का ग्रुप बन गया था, कुछ जो है वो बाइक राइडिंग का ग्रुप बन गया था, ठीक है। कुछ लड़के लड़कियां जो है उसका ग्रुप बन चुका था जिसमें कि सब लोग प्रैक्टिकल फाइल बनाने का काम करते थे। कुछ ऐसे लड़के और लड़कियों का ग्रुप बन गया था ना, जो कि वो बच्चा सिर्फ उसी का फायदा देता था, वो उसको देता था। जैसे एग्जांपल देखो, एक लड़का था, ठीक है, वो क्या करता था, वो पढ़ने में ज्यादा काम करता था, और एक फ्रेंड उसकी थी, वो क्या करता था पता है, वो उसका प्रैक्टिकल फाइल बनाने का काम करता था। और जब देखो वो दोनों साथ साथ ही रहते थे, वो उसका मतलब उसको न्यूमेरिकल कराने में सॉल्व कर दिया, उसने उसका प्रैक्टिकल फाइल कराने में सॉल्व कर दिया। तो हम लोग जब भी वो सब मिलते थे, हम लोग क्या बोलते थे पता है, घर वो के लैंग्वेज में क्या बोलते थे पता है, देखो डायपोल जा रहा है। डायपोल का मतलब क्या हुआ जी, कि दोनों के चार्ज इक्वल हैं, ठीक है। देखो दोनों आपस में इक्वल हैं जी, एक पर माइनस चार्ज है, माइनस क्यू है, दूसरे पे प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, यू कैन से a pair of two equal and opposite charges, two equal and opposite charges, ठीक है, और पॉइंट चार्जेस separated by some small distance, separated by some small distance, yes or no। ऐसे सेटअप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। अब तुमको कि सर ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज तो है, दोनों के बीच डिस्टेंस जो 2a है, इसको क्या कहते हैं, इसी को लेंथ ऑफ डाइपोल कहा जाता है। लेकिन याद रखना, ये जो डिस्टेंस है ना बहुत कम होता है, बहुत क्लोजर होते हैं, ठीक है। अब तुमको वैसे 2a क्यों लिखा, ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आगे हम लोग न्यूमेरिकल या डेरिवेशन करते हैं ना, तो इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, हाफ हाफ करने की। तो इसलिए अगर ए लेंगे तो a/2 कैलकुलेशन बड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस 2a लेते हैं। लेकिन ये 2a का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये नहीं है कि प्लस क्यू माइनस क्यू इतना दूर में है। जितना क्लोजर से क्लोजर रहता है उतना अच्छा डायपोल होता है। इसलिए मैंने डेफिनेशन भी लिखा है आगे, कि उसको कहते हैं आइडियल डायपोल, मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट। अगर यहाँ पे आपने कहा माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है, तो ये सेटअप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसी को क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट, ठीक है। और इसका डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, पी से, स्मॉल पी से। बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा कैपिटल पी से लिखा हुआ, बिल्कुल गलत है वो, ठीक है, स्मॉल पी होता है। डायपोल मोमेंट को टेक्निकली स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, माने इस दोनों में कोई एक चार्ज ले लो और उसका मैग्नीट्यूड लेना है, और दोनों के डिस्टेंस बिटवीन देम, माने 2a, q इंटू 2a। तुम कहोगे सर माइनस या प्लस क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, ऑलरेडी चार्ज दोनों इक्वल है, तो इसलिए क्यू लिख लो भैया, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब अगर तुम इसको मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड ली कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड ली p इज इक्वल टू q इंटू 2a, यस और नो। And you know, by the convention, the direction of P is from negative charge to the positive charge. By convention. अब तुमको ये इस वर्ड पे ना एकदम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट बना लीजिए। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये बाय कन्वेंशन क्यों लिखा है आपने, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि P का जो एक्चुअल डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है।
देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस से माइनस पे जाती है, ये बात सच है, ये पक्की बात है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं ना, तो पी से मतलब पी का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव एक्चुअल नहीं जाता है, हम लोग लेट कर लेते हैं बाय कन्वेंशन। अभी किसको ना, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिएगा, मेरी छोटी स्टोरी फेमस है, आपको पता भी है। सपोज करो आपके बड़े भैया की शादी हो जाती है, ठीक है। तुमको सर ये कौन सी बड़ी बात होती ही है, बिल्कुल होती है। अच्छा ऐसा करते हैं, जब शादी हो जाए ना तो अपने बड़े भैया को बोलना ससुराल में रह जाओ, ठीक है, तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो झगड़ा कर लेगा, पूछो क्यों? बोलेगा कि भाई तुमको, वो कहेगा कि नहीं, हम अपनी वाइफ को लाएंगे अपने घर पे, क्योंकि वो अपने ससुराल आएगी। क्यों? वो भी तो तुम्हारा ससुराल है, तुम भी तो जाके रह सकते हो। आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए बाय कन्वेंशन यही चलता आया है कि लड़कियां जो हैं वो अपने ससुराल आती हैं। क्यों भाई, लड़का क्यों नहीं जा सकता है वहां, जाके क्यों नहीं रह सकता है? तुम कहोगे सर बाय कन्वेंशन, ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम जाएगा ही नहीं, वहां रहेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन बाय कन्वेंशन ऐसा है कि लड़कियां शादी करके ससुराल आएंगी अपनी, ठीक है, लड़का जो है अपने घर पे रहेगा। हाँ वो जाएगा घूमने उमने जाएगा भाई, लेकिन वहां ससुराल वहां जाके नहीं रहेगा। अगर रहने लगेगा तो फिर खराब माना जाएगा, बोलेगा घर जमाई बन गया है। यस और नो? कहने का मतलब क्या है, ये कन्वेंशन ट्रेडिशन है। तो यहां भी ट्रेडिशन है कि पी का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। क्लियर है मेरी बात है? तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट? चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम, और इसका मीटर होता है, तो कूलम मीटर। दिस इज योर आंसर। नाउ व्हाट इज द आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल? अगर यहां आपके पास एक माइनस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दोनों बीच के सेपरेशन 2a है, तो इसको क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर पी की माने इसकी चार्ज की वैल्यू जितनी बड़ी से बड़ी रहे और डिस्टेंस जितनी छोटी से छोटी रहे, उसी को आइडियल डाइपोल कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इफ क्यू गेट्स लार्जर एंड लार्जर, गेट्स लार्जर एंड लार्जर, जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है, एंड द डिस्टेंस गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, डिस्टेंस गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, जितना छोटा से छोटा हो सकता है। तुमको अगर सर 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, चलेगा, ठीक है, जितना छोटा से छोटा हो सकता है। लेकिन प्रोडक्ट P इक्वल टू क्यू इंटू 2a क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि ये वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। P इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। कहने का मतलब तुमको सर यहाँ पे चार्ज ऐसा और ये चार्ज यहाँ पे, क्या ये डाइपोल है? मैं बोलूंगा आइडियल डाइपोल है। जितना क्लोजर होता जाएगा, जितना क्लोजर उतना अच्छा आइडियल। नेक्स्ट, a system has two charges, qa is equal to this and qb equal to this, ठीक है, दोनों देखना आपस में इक्वल होगा बेटा। लोकेटेड एट पॉइंट a इक्वल टू 0 0 -15 मीटर 0 0 15 मीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द नेट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे qa है, यहाँ पे qb है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 -5 15 और इसका 0 0 +15। कहते हैं नेट चार्ज बताइए। देखो नेट चार्ज मैंने क्यू बताना है, क्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? क्यू ए प्लस क्यू बी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मैंने बताया था उसमें, नहीं आपने देखा है तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लस माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तुमको सर ये तो जीरो हो गया। ऑब्वियसली जीरो हो गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? Q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू 2a। अब Q कितना है? तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब डिस्टेंस 2a मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, देखो ये है 0.15 और ये -15 और ये 0.15, तो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल, ठीक है। तो 0.15 प्लस 0.15 कितना हो गया? 0.3, 0.3 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। अब इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? डायरेक्शन इज फ्रॉम B टू A, मैं लिखता हूं
डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम B टू A, B से A की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, दैट्स इट। नेक्स्ट, सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। क्या होगा कल इसको प्रीव्यू कहते हैं, मतलब कमिंग क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसकी बातें कर रहे हैं। तो कमिंग क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर एक डाइपोल आपके पास है -q प्लस q और दोनों के बीच डिस्टेंस 2a है, तो मुझे इसी लाइन पर, इस पॉइंट पर, इसको कहते हैं एक्सियल लाइन बेटा, तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर एक डाइपोल दिया हुआ है, किसी भी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर एक रिंग दिया हुआ है तो इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ये सब सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा कंटिन्यू कीजिए और सारा होमवर्क जरूर डेली के डेली कीजिए और लर्न करो बेटा, बार बार रिवाइज करो। अगर भूल जाते हो तो घर में रात में क्या करो, लैपटॉप में लगा के, टीवी में लगा के एक एक वीडियो को पर्टिकुलर देखते रहना, पहले आगे बढ़ना और पीछे फिर देखते रहना। और ऐसे देखना नहीं है कि सिर्फ हाथ पर समेटे आराम से तकिया लगा के ऐसे देख रहे, नहीं जी, कॉपी पेन लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट बातें बोली जा रही है लिखिए, सबको नहीं लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।